एवरीवन, कैसे हो सभी साथियों। मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब बिगन प्रोसेस सी। सो दोस्तों, आज की ये जो क्लास होंगे ये आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के लिए है दोस्तों, और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जितना सारा कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और ये फर्स्ट लेक्चर होगा, फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, और आगे में जाके हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो पेन पेपर के साथ बैठा करो, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक बात को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है दोस्तों, चलो। सो दोस्तों, पहले जो है हेडिंग लगाओ आप लोग अपने कॉपी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर है एकदम। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, यहां पर क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो इसका जर्नी कैसा था, कहां से इसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों। तो यहां पर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या हिस्ट्री था, तो ये चीज हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या था कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो आपका ग्रीक से हुआ था। एक साइंटिस्ट था, आई मीन फिलोसोफर, यू कैन से फिलोसोफर, साइंटिस्ट, बाद में साइंटिस्ट के जो आए वहां पर इस फील्ड में काम किया। तो पहले दोस्तों यहाँ पर फिलोसोफर ने काम किया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे ग्रीक का नाम था दोस्तों डेमोक्रिटस। ठीक है, क्या नाम था? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। ठीक है, अब देखो डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या था कि ये बीसी के टाइम में था, बिफोर क्राइस्ट 470 इस आसपास। तो क्या था दोस्तों, यहां पर क्या बात बोले थे यहां पर कि देखो ये जो वर्ल्ड है और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है कि बताओ, ये जो वर्ल्ड है दोस्तों और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। ठीक है, मतलब द वर्ल्ड, देखो बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग is made up of tiny particles, tiny particle। ये बात समझ में आया आप लोगों को कि जो वर्ल्ड है और सब कुछ है, वर्ल्ड में जितना कुछ है, सब कुछ जो भी चीज है यहाँ पर सब इसके द्वारा बनाया गया है ना, टाइनी पार्टिकल्स के थ्रू जो है ये बना है। अब देखो ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये हम लोग आंखों में देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इसके ऊपर डेमोक्रिटस ने ये कहा कि दोस्तों ये जो टाइनी पार्टिकल होगा ये बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब इतना छोटा होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल होगा ये। ठीक है, बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइट स्मॉल होगा ये लोग। ठीक है, बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइट बहुत छोटा होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो ये आपका क्या होगा कि ये हम लोग देख भी नहीं सकते, मतलब इनविजिबल होगा, ऑब्वियसली इनविजिबल। ये जो पार्टिकल्स की बात हो रही है ये क्या होगा? इनविजिबल होगा। और ये क्या है दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स है जिससे ये जो मैटर बना है, वर्ल्ड बना है, ये आपका तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, नॉट डिस्ट्रक्टिबल। तो ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये इसको और छोटा नहीं कर सकते हम लोग, नॉट ब्रेक। इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इनडिविजिबल पार्टिकल से डिवाइड इसको नहीं कर सकते। ये क्या है? पार्टिकल्स आपका क्या है?
इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है। यहां तक कहानी क्लियर हुआ आप लोगों को कि हम क्या बताएं आप लोगों को कि देखो जो वर्ल्ड है और एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी ना, इसी टाइनी पार्टिकल को दोस्तों डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि यही जो है एटॉम है। ठीक है, यही जो है एटॉम है। और दोस्तों डेमोक्रिटस फिलोसोफर, द ग्रेट फिलोसोफर डेमोक्रिटस के कॉन्सेप्ट में ये था कि ये आपका जो टाइनी पार्टिकल्स होगा ये आपका सॉलिड होंगे, सॉलिड। ठीक है, मतलब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होंगे और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ये क्या है, डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल है। राइट, यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि बहुत ही छोटा है ये, इनविजिबल होगा, डिस्ट्रक्टिबल नहीं होगा और क्या होगा कि ये सॉलिड स्फीयर जैसा होगा एंड इसका नाम क्या दे दिया, एटॉम। ठीक है, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब देखो ग्रीक वर्ड, ये जो एटॉम है आपका, ये आपका ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है दोस्तों, ये जो एटॉम है इसका मतलब है आपका इनडिविजिबल। ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, ये ग्रीक मीनिंग है, इसका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका इनडिविजिबल। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो अब कहानी यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कौनद के ऊपर। ठीक है, तो कौनद ने क्या कहा था, पहले तो वो चीज हम लोग बात करेंगे। तो यहां थोड़ा बहुत इरेज करते हैं इसको। तो महर्षि कौनद का कॉन्सेप्ट क्या था इस एटॉम के ऊपर? ठीक है, तो कौनद, महर्षि कौनद, कौनद। ठीक है, तो देखो पहला बात तो ये है कि सर ये महर्षि कौनद कहां था, तो ये डेफिनेटली आपका इंडियन फिलोसोफर है, इंडियन फिलोसोफर। एंड दोस्तों ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये वैदिक पीरियड की बात हो रहा है, वैदिक फिलोसोफर थे, वैदिक पीरियड। यहां तक क्लियर हुआ सबको? देखो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए हिस्ट्री पता होना चाहिए इसका कि कैसे डेवलपमेंट हुआ था एटॉम का। अब देखो महर्षि कौनद का जो कॉन्सेप्ट था ये क्या था कि आप एक एलिमेंट को लेके, ठीक है, एक एलिमेंट को लेके क्या करना है, छोटा करना है, कट इनटू स्मॉल पीसेस। कट इनटू स्मॉल पीसेस मतलब एक एलिमेंट को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। अब ऐसा एक टाइम आएगा कि नो लॉन्गर स्मॉल पीसेस में बन नहीं सकता वो, मतलब उससे और छोटा नहीं किया जा सकता। आप क्या नहीं कर सकते उसको, उससे और छोटा नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू स्टिल मोर स्मॉलर पीसेस। क्या है दोस्तों कि एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब एक कोई भी चीज एक लेके, एलिमेंट आप एक लेके और कोई भी पार्टिकल लेके दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स लेके, जैसे कि एलिमेंट हम लिए, आप यहां पर कोई भी एक प्योर सब्सटेंस ले सकते हो एलिमेंट की जगह। तो ये प्योर सब्सटेंस लेके क्या करना है आप लोगों को, प्योर सब्सटेंस लेके उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड करते चलो तो ऐसा एक टाइम आएगा ना जहां पर आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग क्या कर सकते हो कि डू नॉट डिवाइड फर्दर, और छोटा नहीं कर सकते उसको। तो दोस्तों वो चीज जो मिल रहा है एकदम लास्ट में, ठीक है, तो वो उसको क्या नाम दे दिया यहां पर, अणु बोला। क्या बोला, अणु, ANU, अणु। ठीक है, अब ये जो अणु है, ये अणु 2, 4 और उससे भी ज्यादा किसको लेके बना होगा? तो डेफिनेटली ये जो अणु है दोस्तों यहां पर, ये आपका मेड अप ऑफ परमाणु। ये जो है ये मेड अप ऑफ परमाणु। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को कि डेमोक्रिटस का क्या कॉन्सेप्ट था?
और महर्षि कौनक इंडियन फिलोसोफर्स वैदिक पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पर एटॉम्स को लेके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू महर्षि कौनक कि कोई भी एक एलिमेंट को या प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग छोटा करें इतना छोटा करें कि उससे और छोटा नहीं किया जा सकता। अब रुक जाओ आप लोग, तो जो मिलेंगे वहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, अणु बोलेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, वहां पर वो अणु जो है वो क्या होंगे, बहुत सारा, दो से ज्यादा, लाइक ऐसा करके आप लोग बोल सकते हो कि ये मेड अप ऑफ परमाणु। तो ये जो एटॉम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर परमाणु का कॉन्सेप्ट में बदल गया, मतलब अणु, परमाणु और एटॉम सभी देखो आप लोग सेम ही टाइप का चीज है, सेम टाइप की चीज है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते नहीं, बंगाली में बोलते हैं ना परमाणु, एंड इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एटॉम बोलते हैं। तो सेम चीज है दोनों। अब देखो यहां तक ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था इसके रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, पहला बार जो है अब यहां पर एक थ्योरी की जरूरत है, क्योंकि फिलोसोफर थॉट से आधारित कुछ भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली यहां पर एक प्रूफ चाहिए कि हाँ एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ यहां पर होना चाहिए। तो देखो जैसे कि चीजें को और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चर्चा होने लगा, काम करने लगे। तो दोस्तों क्या था कि देखो पहला इसके ऊपर जो थ्योरी दिया एक, तो उसने कौन सा जो साइंटिस्ट था, आप लोगों को पता है कि ही वाज स्कूल टीचर, ऑब्वियसली स्कूल टीचर था, जिसका नाम था दोस्तों जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन की अभी हम लोग बात करने वाले हैं, तो हेडिंग लगा लो आप लोग, डाल्टन मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। बहुत अच्छे तरीके से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक, दो बार एटॉमिक लिख दिए, डाल्टन एटॉमिक क्या है, मॉडल, ठीक है। अब देखो डाल्टन एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो डाल्टन कौन थे, ये दोस्तों एक ब्रिटिश, एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। ये जो डाल्टन थे दोस्तों, ये कौन थे, एक इंग्लिश स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर थे। साथ साथ में क्या है दोस्तों, साइंस के ऊपर भी काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और ये एक क्या है दोस्तों, एक मीनिंगफुल एटॉमिक मॉडल बनाया, ठीक है। पहला ये इंसान था जिसने क्या किया, एक मीनिंगफुल एटॉमिक मॉडल दे पाया है यहां पर। अब देखो ये डाल्टन एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, आप लोगों को समझना है, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक मॉडल को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सब कुछ सही चल रहा है, आई होप, हाँ सही चल रहा है सब। तो दोस्तों क्या है कि इस एटॉमिक मॉडल को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। तो पहला बात तो ये है, ये जो थ्योरी था दोस्तों एटॉमिक मॉडल, ये इन दोनों चीजों के ऊपर बना था। देखो ये जो बेसिस था दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मॉडल का, तो पहला बात था ये मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर आधारित था, कंजर्वेशन ऑफ मास ये। और एक दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस के ऊपर ये जो है आधारित था। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को कि देखो कोई भी थ्योरी बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहां पर एक बेसिस होगा कि नहीं, बताओ, एक बेसिस बनेगा कि हाँ इसके ऊपर आधारित हम ये बात बोल रहे। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था एटॉमिक मॉडल का, वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनाइट प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट, डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों चीजों के ऊपर दोस्तों ये चीज बना था। तो ये दोनों बेसिस आप लोग को ध्यान रखना है कि हाँ इन दोनों बेसिस के ऊपर ये चीज डाल्टन ने ये थ्योरी दिया है, राइट। अब देखो अब क्या है कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोला गया है दोस्तों, वो पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि एक नंबर पॉइंट में आप लोग ये चीज नोटिस करो कि सर क्या बोला है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट है, इच एलिमेंट इज composed of extremely small
पार्टिकल्स नोन एज एटॉम। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखना है कि ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ smallest particle called atom। समझ में आया कि हर एक एलिमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है कि दोस्तों ये आपका एटॉम बोला जाएगा। ठीक है, देखो ये पहला वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये एटॉम्स जो है इसको ना तो हम बना सकते, मतलब ये इनडिविजिबल है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये जो एटॉम है तो एटॉम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। तो ना तो इसको हम लोग बना सकते ना तो हम लोग इसको तोड़ सकते, मतलब ये इंडिविजिबल है। ठीक है, तो ये 2 नंबर पॉइंट हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एलाइक। ठीक है, क्या है कि एटॉम्स जो है दोस्तों यहां पर एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब देखो एक जैसा अगर आप एक ही एलिमेंट से एटॉम बनाओगे, एक ही एलिमेंट से दोस्तों अगर एटॉम बनाओगे तो क्या होगा, उस एटॉम्स का यहां पर वो क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एलाइक, मतलब एक जैसा होगा वो लोग। एंड डिफरेंट atoms from the different elements are different। क्या है, and atoms of the different from the different element from the different element are different। मतलब उन लोगों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होगा। राइट, तो एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट यहां पर लिखो, एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट क्या होगा, ये सेम जैसा होगा बट डिफर फ्रॉम एटॉम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया आप लोगों को। पहला वाला पॉइंट बोल दिया कि एटॉम्स जो एलिमेंट्स आपको मेड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटॉम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये जो है आपका इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, ये क्या है आपका इंडिस्ट्रक्टिबल इंडिस्ट्रक्टिबल। उसके बाद एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एलाइक एंड एटॉम्स फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट में आएंगे, यहां लिखते हैं, इसको इरेज कर देंगे। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों ये बात करेंगे कि देखो क्या होता है कि डिफरेंट एटॉम्स आप देख पाओगे कि एक कंपाउंड में डिफरेंट एटॉम्स प्रेजेंट है। तो ये ही होता है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि एटॉम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, दो एटॉम्स होता है दोस्तों, क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे हम लोग कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स participate in chemical reaction कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। क्या होगा दोस्तों कि देखो डिफरेंट एलिमेंट से जो एटॉम्स आएंगे वो क्या होगा, वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शंस में और अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो उसका पॉइंट आप लोग लाइक इसमें लिख सकते हो कि डिफरेंट एटॉम्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, डिफरेंट एटॉम्स और एटॉम्स from the, or you can say कि atoms from the different elements, atoms combine
in a definite ratio, or you can say fixed ratio to form compounds. These are molecules, मतलब एटॉम्स कंबाइन होके क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आपका कंपाउंड्स बनाएंगे और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो आगे में हम लोग जाएंगे अभी और आगे का चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ आशा करते हैं, ठीक है दोस्तों। कि एटॉम्स, ये लास्ट वाला पॉइंट हम लोग क्या बोले कि एटॉम्स of different elements combine in a definite ratio to form compound from different element, ये वाला पॉइंट लिख लो, ठीक है, बस दिक्कत नहीं है। atoms from the different elements combine in a definite ratio to form compounds। अब इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लिए हैं शायद, आशा कर रहे हैं ये। चलो अब देखो दोस्तों कि एक सेटिस्फैक्टरी मॉडल चलो ठीक है मिल गया, तो एटॉमिक फिर भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थे, तो उसके ऊपर और भी बाकी आगे में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो दोस्तों ये डाल्टन पहला इंसान थे, पहला साइंटिस्ट थे दोस्तों जिसने क्या किया कि एटॉमिक सिंबल बनाए। एटॉमिक सिंबल का मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाए कि हाँ ये एटॉमिक सिंबल बनाए जो कि आज के दिन में यूज नहीं होता, ठीक है। और डाल्टन ने ये पहला महसूस किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या था, वो पहला दोस्तों ये डाल्टन ने महसूस किए थे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसने क्या किया दोस्तों कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का उसके हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो वो चीज आप लोग के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी जो है दोस्तों ये यूज नहीं होता, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी आप लोग को देख सकते हो, आप लोग बुक में रहेगा, तो वो चीज की केमिकल फार्मूला का जो इंपॉर्टेंस है वो पहला रियलाइज किया था, ठीक है। अब देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चलते हैं, तो सभी बच्चों ने जो हेडिंग लगाओ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ठीक है। देखो इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखो एक चीज है यहां पर एटॉमिक मॉडल जो डाल्टन ने दिया बहुत सारा वहां पर ड्रॉबैक्स था, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए दोस्तों आगे का रिसर्च चलता रहा ऐसे ही, और हम लोग को मॉडर्न कॉन्सेप्ट मिला अकॉर्डिंग रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात समझ में आया आप लोगों को। तो क्या था दोस्तों, एक एटॉमिक डाल्टन का एक कॉन्सेप्ट था वहां पर कि एलिमेंट ऑफ द सेम एटॉम, आई मीन सॉरी एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास, ये चीज बोला था कि नहीं बताओ, ये क्लियर कर लो कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन मास, इक्वल लिखो, इक्वल इन मास। ये बात क्लियर हुआ कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर इक्वल इन मास। लेकिन यही चीज ना गलत हो गया दोस्तों आगे में जाके, क्योंकि ये हो सकता है कि एटॉम्स, ये हो सकता है कि एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास। ये हो सकता है, ये मैं लिख दो, ठीक है। तो क्या है दोस्तों यहां पर कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफर इन मास, मास अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल देते हैं
देखो हाइड्रोजन एलिमेंट से हाइड्रोजन मिला। अब यहां से अगर हम लोग बात करें 3 हाइड्रोजन एटॉम की, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज क्या हो रहा है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। देखो ये सब किससे बना है ना, ये सर सब आ रहा है हाइड्रोजन एलिमेंट से, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट से आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट से आ रहा है। लेकिन देखो सबके पास दोस्तों क्या है, अलग अलग मास है, अलग अलग मास है। तो ये कहीं ना कहीं गलत था, डाल्टन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स था, राइट। तो ये चीज समझ में आ गया। अब और भी चीजें दोस्तों यहाँ पर ड्रॉबैक्स था, जैसे कि एटॉम्स इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है, एटॉम्स डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर, डिविजिबल होता है और एटॉम्स को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। क्या देखो बताया कि सेम एलिमेंट का जो भी एटॉम्स आएंगे तो उसका ऐसा नहीं कि हर टाइम जो है इक्वल मास में रहेंगे, नहीं 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 नहीं, ये आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मास में भी हो सकता है। तो वही चीज यहां पर आप लोगों को समझा दिए। और यही से दोस्तों आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आएंगे, जिसको हम लोग आगे में बात करेंगे वहां, ठीक है। देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं दोस्तों कि ये जो एटॉम है, ये एटॉम अभी क्या है, ये एटॉम डिस्ट्रक्टिबल है। ये जो एटॉम की कहानी यहां तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एटॉम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली बात है एटॉम डिस्ट्रक्टिबल है। और ये क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल है कि नहीं बताओ। तो इसीलिए बाद में देखो दोस्तों यहां पर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिला कि नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज किया गया और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गया हम लोगों को, ठीक है। और भी मिला है लेकिन अभी आप लोगों के सिलेबस में 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके लिए आप लोग यहां पर लिख लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गया है दोस्तों। अभी ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं। तो एटॉम डिस्ट्रक्टिबल है, डिविजिबल होगा एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गया अभी, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहानी है, किसने बनाया, डिस्कवर किसने किया एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चार्ज क्या है, तो यही सब आप लोगों के सिलेबस में है। तो उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स लिखो, हेडिंग लगाओ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया है, तो डेफिनेटली जे जे थॉमसन, राइट। जे जे थॉमसन, तो डिस्कवरर इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, ठीक है। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा किया गया था आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देते। देखो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, ठीक है। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब था यहां पर, ये आपका गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, राइट। अब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन किया गया था, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड यहां पर हाई वोल्टेज, राइट। और यहां पर दोस्तों गैस लिया गया था, राइट। कोई भी गैस ले सकते हो आप लोग। तो देखो यहां पर ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, तो ये एनोड है, आपका ये जो है बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। अब देखो क्या हुआ कि एक स्ट्रीम ऑफ इनविजिबल रे यहां से निकल के दोस्तों इधर जाने लगा और इसी को नाम दे दिया कैथोड रे। कैथोड रे जिसका नेचर था दोस्तों क्या, जिसका नेचर था नेगेटिव, मतलब जिसका चार्ज नेगेटिव था,
तो इसी वजह से ना वो पॉजिटिव में आएंगे। तो ये कैथोड रे ही क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था, इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे करके अजय थॉमसन ने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ऐसा गैस लेके हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद कैथोड रे बना। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवर ऐसा करके किया गया था। समझ में आया कि नहीं बताओ, राइट। अब देखो यहां से क्या चीज निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का दोस्तों यहां पर सिंबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल जो है वो कैसे लिखते हैं हम लोग ना, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल आप लोग ऐसे ई माइनस करके लिखोगे, और भी अगर नॉर्मल एडवांस तरीके से लिखोगे तो ये होगा आपका -1 0, ठीक है, ऐसा करके। समझ में आया। अब देखो ये जो चार्ज है इसका चार्ज जो है, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल बोलेंगे तो इसका चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली सर ये आपका नेगेटिव चार्ज होंगे, इसी वजह से तो एनोड की तरफ भाग रहा है ये, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा, नहीं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये आपका एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट। और इसका अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो क्या होगा, -1। रिलेटिव चार्ज की अगर बात करें तो -1। अगर एक्चुअली चार्ज की बात करें दोस्तों एकदम नॉर्मल चार्ज, तो ये क्या होगा आपका एग्जैक्टली चार्ज जो होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है कि ये होता है आपका -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सी फॉर कूलम, कैपिटल सी, ये होता है आपका कूलम, कूलम, ठीक है। ये यूनिट ऑफ चार्ज है, COULOMB, राइट। तो देखो क्या समझ में आया यहां पर से आप लोगों को कि सिंबल जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया आपका, नेगेटिवली पार्टिकल चार्ज है, रिलेटिव चार्ज अगर देखोगे -1, और एग्जैक्टली चार्ज अगर देखोगे एब्सोल्यूट चार्ज, तो ये आपका क्या हो जाएंगे 1.602 माइनस आगे लिखना होगा। और ये अब देखो अगर इसका मास के ऊपर अगर बात करें दोस्तों, मास तो बहुत ही छोटा है ये, मास की अगर बात करें, ये यहां पर नहीं दिखेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आई थिंक, देखना तो छोड़ो, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो मास की अगर बात करें दोस्तों यहां पर मास, तो मास क्या आएगा, ये बहुत ही छोटा है। और एग्जैक्टली मास की अगर बात करें यहां पर तो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, और ये अगर हम लोग केजी में लिखे तो होगा आपका 9.11 इंटू 10⁻31, 1000 से भाग कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना केजी, समझ में आया। अब देखो ये मास कितना छोटा है, देख सकते हो आप लोग कि ये लगभग अगर बात करें तो 1/1840 टाइम्स, 1840 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। एक हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होगा उससे अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो उससे 1/1840 टाइम्स कम होगा, ठीक है, मतलब 1/1840 टाइम्स होगा, राइट। हाइड्रोजन एटॉम का मास को अगर 1840 से डिवाइड करोगे तो जो मास आएगा वो मतलब कितना छोटा है, देख सकते हो आप लोग। चलो तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यही चर्चा था। अब हम लोग प्रोटॉन के ऊपर आएंगे और बात करेंगे कि प्रोटॉन का क्या क्या चीज था, राइट। ज्यादा कुछ है नहीं आप लोगों का, बस सिंपल डाटा कुछ कुछ चीजें हैं, आगे में जाके आप लोग क्लास 11 में और भी डिटेल्स में पढ़ोगे इसके ऊपर। तो चलो अभी हेडिंग लगाना है आप लोगों को, क्या ना हेडिंग लगाना है आप लोगों को प्रोटॉन्स के ऊपर। चलो प्रोटॉन्स के ऊपर हेडिंग लगाओ, प्रोटॉन्स। देखो तो प्रोटॉन्स का जो डिस्कवरर था पहला, तो उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन था डिस्कवरर। तो ऑब्वियसली दोस्तों गोल्डस्टाइन, डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन, राइट। ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि डिस्कवरर बाय गोल्डस्टाइन, ओके। अब देखो प्रोटॉन का अगर सिंबल की बात करें तो आपका सिंबल हो जाएंगे प्रोटॉन का, पी लिखना है 1 1, राइट। तो ये होगा आपका प्रोटॉन का सिंबल। अब देखो अगर चार्ज की बात करें दोस्तों
तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड having equal amount of charge that of electron। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका एग्जैक्टली सेम चार्ज आपको यहां पर मिल जाएंगे, राइट। तो वो चार्ज क्या होगा फिर, एग्जैक्टली चार्ज अगर बात करें तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये चार्ज होगा, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखो अगर मास के कंपैरिजन में आए तो ये आपका प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा है, राइट। तो लगभग आपका इसका मास की अगर बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आपका हो जाएंगे कितना 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और केजी में करेंगे तो क्या होगा -27 केजी, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, ये जो है ये आपका अगर कैलकुलेशन करेंगे यहां पर तो लगभग ये इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा दोस्तों उससे 1840 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा उससे 1840 टाइम्स ज्यादा होंगे, राइट। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। अब देखो 18 लगभग मतलब 1837 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो 1840 मान के आप लोग चल सकते हो अभी। राइट, समझ में आया। अब चलो आगे में बात करेंगे प्रोटॉन्स के बारे में, इतना कुछ चीजें समझ ली हम लोग, और इसका भी डिस्कवरी उस गैस डिस्टिलर ट्यूब में दोस्तों हाइड्रोजन गैस लेके किया था, जो गैस डिस्टिलर ट्यूब अभी नीचे था ना ऐसा करके, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस लेके वो हाई वोल्टेज लो प्रेशर हाई टेम्परेचर अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम ये चीज मिला था। तो यहां पर एक डिटेल्स में पढ़ोगे तो यहां पर आपको एक इधर आपको क्या मिल जाएंगे, स्ट्रीम ऑफ लाइक एनोड रे, राइट। इधर आपका कैथोड लेना होता है, इधर पॉजिटिव एनोड से एक रे आएगा लाइक इधर की तरफ, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो गैस लेंगे ना तो वो आपको हाइड्रोजन गैस ही लेना होगा, अलग गैस लेने से वो नहीं बनेंगे, ठीक है। चलो, तो ये नेचर ऑफ आपका क्या होगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रॉन है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर होने के बाद दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया गया। एंड न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था दोस्तों जिसका नाम था चेडविक। तो जब रदरफोर्ड के साथ काम कर रहे थे तो उस टाइम क्या किया उन्होंने, न्यूट्रॉन की खोज की। कैसे खोज की थी दोस्तों, ना बेरिलियम आइसोटोप लेके उसको क्या किया गया था, बेरिलियम आइसोटोप लेके उसको अल्फा रे से बोम्बार्डेड किया गया था, राइट। उसके साथ रिएक्शंस हुआ और बदले में क्या मिला दोस्तों, वहां पर न्यूट्रॉन्स, एक ऐसा पार्टिकल ना तो जिसके पास कोई चार्ज था, ठीक है, एकदम क्या था वो न्यूट्रल था। तो ये न्यूट्रल टर्म से ये न्यूट्रॉन का टर्म आया है। तो ये किसने डिस्कवर किया है, पहला बात तो ये है कि चेडविक, सर चेडविक। तो ये चेडविक डिस्कवर किया था। ये चेडविक कौन थे, ना स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को कि किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। अब देखो कैसे डिस्कवर किया था कि आपको एक बेरिलियम आइसोटोप लिया था, बेरिलियम आइसोटोप, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हीलियम जो है आपका अल्फा रे, ठीक है, तो उस अल्फा रे से क्या किया गया था, उसका कोलिशन हुआ था एंड आफ्टर दैट आपको ये चीज मिल गया था, ठीक है, वहां पर कार्बन 6 13। तो ये आपका क्या है कि न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो सिंबल ऑफ, यहां पर लिखो, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन, 0 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। तो ये अब देखो डिस्कवरर का नाम बता दिया आप लोगों को, चैडविक। और देखो इसके ऊपर चार्ज अगर बात करें, चार्ज, तो ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है दोस्तों, यहां पर ये न्यूट्रल होगा, ये क्या होगा ना, एक न्यूट्रल स्पीसीज है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, राइट। अब देखो इसका मास की अगर बात करें तो ये सबसे भारी है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से भारी है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा भारी है, प्रोटॉन से भी भारी है। तो इसका मास होगा दोस्तों 1 पॉइंट, लगभग सिमिलर बोल सकते, बट थोड़ा सा बहुत भारी है ये, मास इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज था आपका न्यूट्रॉन के ऊपर। अब देखो कौन कहां रहता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि नहीं, बताओ कौन कहां रहता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि नहीं, आप लोग बताओ कि सर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इतना कुछ तो अभी पढ़ लिए, लेकिन ये लोग कहां रहता है ये नहीं पता अभी। तो दोस्तों यही पता करेंगे अभी हम लोग, ध्यान से सुनो आप लोग क्या बताने जा रहे हैं कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है दोस्तों, इन दोनों कहां रहते हैं ना, ये रहता है आपका न्यूक्लियस में, और ऐसे बाहर में दोस्तों क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेल होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या होगा, एनर्जी सेल, ये आपका क्या है, एनर्जी सेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूमता रहता है, राइट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बाहर का सेल रहता है, और ये होता है आपका न्यूक्लियस, ये होता है आपका न्यूक्लियस, जो कि दोस्तों कौन सा चार्ज है ना, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जहां पर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। अब बताओ आप लोग कि प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो आपको क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। वो प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये कहां रहता है, ये आपका न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली बात पॉजिटिव होगा, और न्यूट्रॉन तो कुछ चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो एक न्यूट्रल एटॉम के लिए, एक न्यूट्रल एटॉम के ऊपर अगर बात करें कि न्यूट्रल एटॉम, तो वहां पर आप क्या होगा, न्यूट्रल एटॉम मतलब उसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा, वहां पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो चार्ज होने का क्या कारण है, तो देखो जितना मतलब इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर और अंदर दोस्तों मतलब न्यूक्लियस में, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, number of positively charged particle in nucleus is equals to number of negatively charged particle outside the nucleus और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर हुआ ये बात कि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस में जितना होंगे
नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस नहीं होंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक न्यूट्रल होता है एटॉम्स इसी वजह से कि उसके बाहर जितना प्रोटॉन्स रहेगा, उसके बाहर जितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेगा। ये बात फिर से बता रहे देखो कि एक एटॉम न्यूट्रल होता है, उसके पीछे क्या कारण है कि वहां पर उसके बाहर दोस्तों जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, अंदर न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करके दोस्तों क्या होता है, एक न्यूट्रल सिस्टम बना लेता है। समझ में आया बात को? तो इसीलिए ओवर न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट ये है, राइट। अब देखो ये बाहर अंदर में जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसी को उन दोनों के एक साथ क्या बोला जाता है ना, उन दोनों के एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या है आपका, न्यूक्लियॉन्स मतलब होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? इन दोनों को क्या बोला जाएगा एक साथ, न्यूक्लियॉन्स। तो देखो एक एटॉम का मास के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली उसका मास उसके न्यूक्लियॉन्स का मास ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो एक एटॉम का मास अगर बोला जाए तो उसका न्यूक्लियस का जो मास होगा दोस्तों वही होता है, राइट। समझ में आया? ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियर फोर्स उन लोगों को एक साथ बाइंड करके रखते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर मतलब न्यूक्लियस की कहानी है, और न्यूक्लियस को घेर के चारों तरफ एनर्जी सेल रहता है डिफरेंट डिफरेंट, वो हम लोग आगे में जाके पढ़ेंगे कि के सेल, एल सेल, एम सेल, राइट। तो वो आपका क्या होता है, एनर्जी सेल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब देखो कुछ मॉडर्न यहाँ पर जो है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो चलो बात करते हैं पहला मॉडल थॉमसन मॉडल के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाओ दोस्तों सभी ने थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल हेडिंग लगाओ, ठीक है। थॉमसन मॉडल, ये जे थॉमसन वाला थॉमसन है, तो थॉमसन मॉडल, मॉडल क्या है समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इस मॉडल को और भी दो चार नाम है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखो ये बहुत सिंपल मॉडल है कि यहां पर इस मॉडल का पर्पस ये था कि ये जो पार्टिकल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक एटॉम में, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैसे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाउ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटॉम, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटॉम, कि एक एटॉम में दोस्तों ये पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, राइट। पार्टिकल्स कैसे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो बहुत सिंपल सा मॉडल था। इसके ऊपर अगर बात करें कि एक ये स्फीयर जैसा बोला कि हाँ एटॉम्स में ऐसा है, स्फीयर जैसा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिवली चार्ज यहां यहां लाइक ऐसे करके थ्रू आउट द एटॉम क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला बात तो ये है कि पॉजिटिवली चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटॉम। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका क्या रहेंगे, यहाँ पर एम्बेडेड रहेंगे, यहाँ 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 लाइक। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट। देखो यहाँ पर ये चीज क्या है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात बोल रहे हैं कि हाँ ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और उसके ऊपर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। तो ये एग्जैक्टली इस टाइप का हुआ कि एक वाटरमेलन ले लो तो उसका रेड हिस्सा जो है ये आपका जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि प्रोटॉन्स हैं ये, राइट। और उसमें जो सीड्स होता है दोस्तों, सीड्स, ठीक है, उसमें जो सीड्स होता है, ठीक है, वो आपका यहां पर एम्बेडेड होता है। तो ये सीड्स जो है ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इस थॉमसन मॉडल को और एक नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। देखो और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग। क्योंकि जो केक होता है दोस्तों वहां पर क्या होता है कि इस टाइप का होता है लाइक, और उसके ऊपर क्या होता है, काजू किचमिच ऐसे एम्बेडेड रहता है कि नहीं, तो ऐसे एम्बेडेड होता है कि नहीं बताओ। तो उसी हिसाब से आप इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हो। तो इसका बहुत सारा नाम है, थॉमसन मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, और आप बोल सकते हो इसको क्या, प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। तो इतना सारा नाम इसका है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस यही है दोस्तों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इंपॉर्टेंस की अगर बात करें थॉमसन मॉडल की, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, बस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये एटॉम्स फेल्यूर है, ये एटॉम्स आगे में जाके देखेंगे कि इस एटॉम, इस मॉडल का दोस्तों क्या है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एग्जैक्टली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, उन लोगों का जो एग्जैक्टली पोजीशन है वो उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये जस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रोटॉन्स लाइक ऐसे बोल दिए एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आगे में जाके देखेंगे हम लोग कि एक मॉडल, बोर मॉडल की जब बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट था, इसी वजह से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस तो रहा होगा। तो ये चीज यहां से आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटॉम के बारे में इस थॉमसन मॉडल से हम लोग को मिल रहा है। अब देखो आगे में जाके दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग को ये समझ में आया था कि एटॉम्स का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, और उसमें मिडिल में एक ऐसा पोर्शन रहता है जहां पर सब मास उसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटॉम इज वॉइड, वैकेंट, एम्प्टी, राइट। मैक्सिमम पार्ट एकदम वैकेंट रहता है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है दोस्तों रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो आप लोग। और उसमें रदरफोर्ड ने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉयल लिया था और उसको बहुत एकदम छोटा किया था, बहुत पतला किया था, राइट। और उसके ऊपर क्या किया गया था दोस्तों, अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया था, और उसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन मिला वहां पर से, वही ऑब्जर्वेशन आप लोगों को यहां पर हम लोग साझा करेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो लगभग आपका बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का बात करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा मॉडल जो है अभी भी आपका लगभग 56 मिनट का हो गया है, तो आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कॉपी में हेडिंग लगा के रखो कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस मॉडल के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लिख लो रदरफोर्ड मॉडल। ये आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा के रखो, नहीं तो आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे नहीं समझ में आएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या है, ठीक है।
आप लोग एक काम कर सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है उसके ऊपर आप लोग थोड़ा देख के आना कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। और गोल्ड ही क्यों लिया गया था, यहाँ पर गोल्ड मेटल ही क्यों चूज किए थे रदरफोर्ड ने, और एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था ये भी आप लोग देख सकते हो। और चलो आज रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो दोस्तों रखते हैं आज यहीं पर एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे हम। ओके, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।